स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय न केवल बिहार का बल्कि प्राचीन भारत में पूरे भारत का गौरव था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 19 जून को भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हो या करंट अफेयर्स मेंस या इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है, जो नालंदा विश्वविद्यालय का नवनिर्मित परिसर बनाया गया इसकी विशेषताएँ क्या है। दूसरा जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास क्या रहा है, अर्थात उसकी विशेषताएं क्या थी, इस विश्वविद्यालय से इतनी नफरत क्यों की गई थी जो इसको जला दिया गया। और इस सब के बारे में हम लोग फाइनली एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है हर टॉपिक्स के अंतर्गत, किससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले समय में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे आज करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे और इसके बारे में हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि इस विश्वविद्यालय का विशेषता क्या था, वर्तमान में इसका क्या वर्चस्व है, क्या हम भारत के गौरवशाली अतीत को फिर से वापस ले पाएंगे कि नहीं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय का नवनिर्मित परिसर है, जिसका ये मेन गेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि 19 जून को भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 जो है देशों के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बिहार के राजगीर स्थित नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर देश को समर्पित करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जो खंडहर था उसी को नया स्वरूप दिया गया है, नवनिर्मित स्वरूप है। बताया जा रहा है कि 821 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुराने अंदाज में वापस लौटेगा। नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे कि ये इस शब्द को क्यों इस तरीके का प्रयोग किया, क्योंकि बाद में इसका विध्वंस हो गया था, तो 821 साल के बाद जो है फिर से इसका नवनिर्मित किया जा रहा है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर और भागीदार 17 देशों के राजदूत इसमें शामिल होने वाले। और इन 17 देशों को आप देख सकते हैं कि कौन कौन इस 17 देश में शामिल है और ये 17 देश क्यों शामिल किया गया। तो बताया जा रहा है कि जब इन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जब इस पर प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें 17 देशों के द्वारा जो क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। तो ये 17 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं कि कितने देशों की इसमें भागीदारी हुई थी। तो कुल 17 देशों की भागीदारी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये एडमिन ब्लॉक है नवनिर्मित नालंदा परिसर का। अब हम लोग देख लेते हैं जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है इसकी विशेषता क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, प्रीलिम्स में निश्चित यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो है हमारे जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार अर्थात पुनर्जीवित करने का इन्होंने प्रयास किया था और इसके लिए उन्होंने 2006 में ही प्रस्ताव लाया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में। उस सम्मेलन में जो है 16 देश जो है इसको स्थापित करने के लिए अर्थात पुनर्स्थापित करने के लिए राजी हो गए थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 में ही बताया जा रहा है कि राजगीर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे जो है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की शुरुआत की गई। और बताया जा रहा है कि 2014 से इसमें काम स्टार्ट हुआ और 2014 से ही कुछ अस्थायी तौर पे इस पर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि 2017 में जो इसका कार्य पूरी तरीके से फाइनल हो गया। और आज बताया जाए कि 2024 में जो है 19 जून को जो है प्रधानमंत्री जी के उसका क्या किया गया है, नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया गया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल था, जो इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 455 एकड़ है।
बताया जा रहा है इसमें कुल 221 संरचनाएं लगाई गई हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनाया जा रहा है वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। तो ऐसी संभावना है कि जो नवनिर्मित नालंदा में जो लाइब्रेरी बनाया जा रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा। बताया जा रहा है कि यह जो कैंपस जो बनाया जा रहा है वो नेट जीरो कैंपस है। यह यूनिवर्सिटी जो पंचामृत सूत्र है, भारत सरकार का आपको पता होगा कि नेट जीरो कार्बन इमिशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी पंचामृत सूत्र लाए थे, ये उस पर फोकस करता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि क्या खासियत है। बताया जा रहा है नए कैंपस को जो डिजाइनर, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था तो उस वक्त भी उसके आर्किटेक्ट कौन थे, उस तरीके का प्रश्न पूछे थे। तो हो सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का आर्किटेक्ट कौन है, अर्थात डिजाइन किसने दिया, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है बीवी जोशी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट कौन थे हैं, तो ये है बीबी जोशी है। बताया जा रहा है कि कुल इसमें 455 एकड़ में फैला हुआ, और बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी यहाँ पे होगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस होगा। बताया जा रहा है कि इस कैंपस में कार्बन समेत कोई नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में तालाब का निर्माण किया गया, और इस तालाब को क्या नाम दिया गया था, कमल सागर का नाम दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो सरोवर का निर्माण बनाया गया है उस तालाब का क्या नाम है, तो उसका नाम है कमल सागर। और इसमें कितना है, तो 4 तालाबों का समूह है। आप देख सकते हैं कि 4 तालाबों का यह समूह है, और इसको नाम जो टोटली नाम दिया गया, क्या दिया, कमल सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में किसी भी दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जाए, लेकिन आपको इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत बेहतर कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। आप इस पर बेहतर बातचीत करने के स्थिति में होंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो तालाब बनाया गया ये 100 एकड़ में बनाया गया है, और वहीं पे 150 एकड़ में जो है पौधे लगाए गए हैं। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता देखा जाए, इसके डिजाइनर कौन है, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, इसके डिजाइनर जो बीबी जोशी है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये कार्बन मुक्त नेट जीरो कैंपस पे, और इसका डिजाइन जो है पर्यावरण और वास्तुकला के अनुकूल किया गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, अब हमने ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर था उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। अब देख लेते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना था, जो मूल स्वरूप में था, इसका इतिहास क्या है, आखिर इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में डिटेल्स में। और यहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं यह पुराना विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में था, इसी के जगह पे नवनिर्मित राजगीर में नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो बताया जा रहा है कि गुप्त सम्राट कुमार गुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अब देख सकते हैं एग्जाम से प्रश्न उठा के कहीं भी देखिएगा बहुत बड़े प्रश्न पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे ये थे सम्राट कुमार गुप्त थे। और बताया जा रहा है कि बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इसको विध्वंस किसने किया, तो ये बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। तो इस पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बख्तियार खिलजी आखिर कौन था, उसने इस विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। अब देख लेते हैं कि जो पुराना अर्थात जो मूल विश्वविद्यालय था उसका क्या विशेषता है, तो ये इस पॉइंट को भी याद रखिए। दोस्तों ये वाला स्लाइड जो है ये पहले अपलोड करना था, ये बाद में अपलोड हो गया, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। बताया जा रहा है कि जो नवनिर्मित जो कैंपस बनाया गया वो गर्मी में भी ठंडा रहेगा, इस प्रकार के उसको डिजाइन में बनाया गया। तो कौन सा डिजाइन में बनाया गया, तो इस डिजाइन का नाम है डेसीकेंट इवोपरेटिव तकनीक से बनाया गया है। और ऐसा स्थिति में जो अगर गर्मी के मौसम में भी इसका जो है पूरा तरीके से वो क्या है, ठंडा का एहसास दिलाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कुछ विशेषता अगर हम देख लेते हैं जो मूल स्वरूप में जो नालंदा विश्वविद्यालय का था, इसका देख सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम से प्रश्न पूछे गए और पूछे ही जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक लाइन और एक एक पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखें कि नालंदा महाविहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में भी शामिल है। आपको पता होगा कि बिहार से महाबोधि टेम्पल भी जो है वो नालंदा के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और ये भी शामिल है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। बताया जा रहा है कि जो
मूल स्वरूप का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी भव्यता का अनुमान इस प्रकार लगाया जी कि इस वक्त इसमें कितने 300 कमरे थे और 7 कक्ष थे और अध्ययन के लिए जो था 9 मंजिला अर्थात 9 फ्लोर का एक लाइब्रेरी था जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो छात्र थे, छात्र शिक्षक का अनुपात भी बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि कुल 10,000 से अधिक छात्र थे और 2700 से अधिक शिक्षक होते थे, अर्थात 10,000 छात्र थे और शिक्षक जो थे 2700 इसमें अध्यापक रहते। तो बताया जा रहा था कि छात्रों को जो चयन होता था उनके लिए मेरिट आधार पे होता था, उनका टेस्ट लिया जाता था और उसके बाद से उनका जब वो पास हो जाते थे उन्हें रहना खाना सब कुछ फ्री में मिलता था। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे गार्ड रहते थे वो उनसे प्रश्न पूछते थे, उसके आंसर देने के बाद भी उनकी एंट्री हो पाती। तो सोच सकते कि कितना कड़ा होता था और यहाँ पे पढ़ाई कितनी उन्नत होती थी कि वहाँ के गार्ड जो होते थे इतने प्रतिभा के धनी होते थे। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय में जो है भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आके स्टडी करते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया, यहाँ से भी छात्र आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे। और इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा कि ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यहाँ पे कुछ वर्ष 15 वर्ष तो पूरा बिहार में रहा था और यहाँ पे रह के वो क्या कर सकता, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आखिर किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे साहित्य की, ज्योतिष की, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि इन सब चीज़ों की बहुत मतलब कि क्या किया जाता था, यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो 9 मंजिला लाइब्रेरी था, हमने किया कि 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो लाइब्रेरी था उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय न्यूज में तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा और इस वीडियो में उसी पॉइंट को कवर किया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी था उसका क्या नाम था, धर्मगुंज था। धर्मगुंज याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता था सत्य का पर्वत। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और बताया जा रहा है कि इस 9 मंजिला भाग को 3 भाग में विभाजित किया गया था। इसमें पहला भाग था रत्न रंजक, दूसरा था रत्नोदधि और तीसरा था रत्न सागर। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भाग में था लाइब्रेरी, तो 3 भाग में। इनके नाम थे रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इस विश्वविद्यालय से जो शिक्षा ग्रहण किए थे इनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधी, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे महान विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये चीनी यात्री था। ये कैसे आए थे, ये रात्रि के समय जब चीन सरकार के द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो ये रात्रि के अंधेरे में ही निकल गए थे और ये भारत पहुँचे थे। उस वक्त हर्षवर्धन का शासनकाल था भारत में और ये लगभग 15 वर्षों तक रह के जो है यहाँ पे रहे थे और शिक्षा ग्रहण भी किए थे। और जब यहाँ से वापस गए थे तो इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा था सी यूकी के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम से बीपीएससी के प्रीवियस से आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि हर्षवर्धन किस नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो सी यूकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया कौन था, आखिर विध्वंस किसने किया था। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसका विध्वंस जो किया था वो था बख्तियार खिलजी था, लेकिन इसको आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आप सभी को पता होगा कि बख्तियार खिलजी जब भारत आया था तो यहाँ पे वो लोग एक तुर्क मुस्लिम शासक था जो कि भारत पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और भारत को लूटना मूल उद्देश्य था। लेकिन जब ये यहाँ पे आता है तो सबसे पहले जब यहाँ अफगानिस्तान से यहाँ पे आता है तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में शामिल होना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो फिर किसी और के पास जाकर वो सेवा ग्रहण करता है। उसी के बाद जब इसका वर्चस्व बढ़ता है तो फिर इंडिया अर्थात बिहार में, बंगाल में, अन्य क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार करने लगता है। परंतु इसी क्रम में वो एक बार बीमार पड़ जाता है और उसके जितने भी दरबारी विद्वान रहते थे, चिकित्सक रहते, वो इसका इलाज करने में सामर्थ्य नहीं हो पाते, अर्थात वो इलाज नहीं कर पाते बहुत कोशिशों के बाद। तब क्या किया जाता है, उससे पता चलता है कि एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम था आचार्य राहुल श्रीभद्र जी। उनसे बताया गया कि आप उनसे उपचार लीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी द्वारा उन्हें बुलवाया जाता है, लेकिन एक शर्त रख दिया जाता है कि हमको आपको ठीक करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि हम किसी भी इंडियन दवा का, क्योंकि इंडिया से उसको बहुत ही नफरत था, तो वो इंडियन दवा का सेवन नहीं करेगा और उसके बावजूद हमको ठीक करना है। अगर वो ठीक नहीं होता है तो आचार्य की हत्या करवा देगा। इस स्थिति पे आचार्य जो है घर जाते हैं, अपना बहुत सोचते हैं और वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ ले लेते हैं, उसके कुछ पृष्ठ पे कुछ पेज से लेकर वो कुछ दवा जो आयुर्वेद की औषधि मिला देते हैं और अगले दिन जाकर बख्तियार खिलजी को बोलते हैं कि आप इतने नंबर से इतने पृष्ठ तक पढ़ें और आप ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि वहाँ पे दवा लगा रहता है। उसके बाद जो होता है बख्तियार खिलजी उसका सेवन बुक का प्रतिदिन पाठ करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है। जब उसे यह पता चलता है कि आखिर हम कैसे ठीक हो गए, तो उसको यह पता चलता है कि एक इंडियन अर्थात एक बौद्ध भिक्षु हमारे चिकित्सकों से, जो हमारे यहाँ से हमारे लोगों से इतना विद्वान कैसे हो सकता है, एक बौद्ध भिक्षु क्यों इतना महान हो सकता है, इंडिया का शिक्षा, इंडिया का पत्ती, इंडिया का चिकित्सा पत्ती इतना बेहतर कैसे हो सकता है। इसी गुस्सा के कारण, इसी क्रोध के कारण जो है क्या करता है, वो उसको इतनी नफरत हो जाती है कि फाइनली क्या करता है, वो नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा देता है। और उसका क्रोध इतना रहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगवाता है, तो आप जान सकते हैं लगभग बताया जा रहा है कि 3 महीने तक जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती ही रहती। तो सोचिए कितना बुक और कितना जो प्राचीन ग्रंथ जो बहुत ही डेवलपमेंट भारत को ले जाया जा सकता है। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में खड़ा हो सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में ना सिर्फ शिक्षा साथ सभी क्षेत्रों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो उन सारी चीज़ों को वो बख्तियार खिलजी के द्वारा सिर्फ अपने आक्रोश, अपने गुस्सा के कारण कि एक बौद्ध भिक्षु अर्थात भारत के लोग, हम लोग के यहाँ से कैसे इतने विकसित अर्थात इतने टैलेंटेड हो सकते, उसी को रोष में उसने जलवा देता है। तो ये सिर्फ उसके गुस्से का परिणाम था। तो ये हमने देखा इम्पॉर्टेंट बात। ये बताया जा रहा है कि जो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें जो है 17 देशों के 400 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बख्तियार खिलजी आखिर कौन था। तो बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी जो 1193 ईस्वी में अफगानिस्तान से भारत है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और ये बताया जा रहा है कि वह जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और BPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका और पूछा जा सकता है कि बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो उसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार पर शासन करने वाला या बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ये था बख्तियार खिलजी। अब ये इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे आता है तो सबसे पहले ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में जाता है, लेकिन से वहाँ पे भर्ती नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, तो ये आप देख सकते हैं मलिक हिजवर अलादीन के सेना में शामिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता है। और ये बताया जब उसके बाद ये बिहार को जीतता है, बिहार के साथ साथ ये जो है बंगाल और तिब्बत का अभियान भी करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो बिहार पे जो ये अभियान करता है, इसका वर्णन जो हसन निजामी के द्वारा उनकी पुस्तक तबकात-ए नासिरी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि तबकात बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का साक्ष्य किससे मिलता है, तो तबकात-ए नासिरी से मिलता है। उसके बाद अब देख लेते हैं बख्तियार खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान कि वहाँ किसने किस पे वो कब्जा किया था। सबसे पहले वो बिहार पे किया था, बिहार को जीतते हुए बंगाल की तरफ जाता है। उसके बाद वो तिब्बत की तरफ जाता है। जब तिब्बत जाता है तो तिब्बत में क्या होता है, उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पराजय होती है। तब उसे एहसास होता है कि बहुत ही अभी उसे और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। वापस वो क्या करता है, लौटता है तो उसका क्या होता है, उसका जो नीचस्थ आदमी रहता है, निचले वर्ग का जो रहता है, उसका जो सेनापति रहता है, वो उसको क्या कर देता है, हत्या कर देता है। उसका नाम रहता है अली मर्दान। तो ये इंपॉर्टेंट है, अली मर्दान के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और वो बेचारा मर जाता है। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कि यहाँ तक हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखना। अब हम देख लेते हैं क्या नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचीन काल में जो बहुत बड़ा गौरवशाली अतीत था, क्या उसको वापस लाया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। परंतु इसके गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए हमें सिर्फ जो नालंदा विश्वविद्यालय का आधारभूत संरचना खड़ा करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसपे ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला बताया जा रहा है कि प्रवेश हेतु परीक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाना और साथ ही प्रक्रिया भ्रष्टाचार से मुक्त होनी पड़ेगी। आप सभी देख सकते हैं आजकल जितने भी प्रवेश परीक्षा हो सकते हैं, चाहे वो नीट हो या BPSC हो या बिहार सरकार द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कहीं भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिए, कोई भी परीक्षा जो है प्रवेश परीक्षा, वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरी नहीं। हर जगह आप देख सकते हैं करप्शन है। नीट का इसका एग्जाम्पल है कि इस तरीके से यहाँ पे धांधली हो रही, चाहे BPSC हो, कहीं पे भी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार की प्रक्रिया रही तो क्या हम अपने अस्तित्व को कैसे हासिल कर पाएंगे। इस स्थिति में बहुत मुश्किल है कि हम अपने अस्तित्व को अर्थात गौरवशाली अतीत को प्राप्त करें। वहीं बताया जा रहा है कि शिक्षा की आधुनिक एवं बेहतर प्रौद्योगिकी से भी हमको सुसज्जित करना होगा। जितने यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भी बेसिक्स लेवल के जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे ना तो बिजली की व्यवस्था है, नहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है, नहीं लैब की व्यवस्था है। तो यहाँ पे कैसे उन्नत हो पाएगा। तो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय बना के हम ये हासिल नहीं कर लेंगे कि शिक्षा के भारत के गौरवशाली अतीत को पाले, यह कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है
कि हमें शिक्षक छात्र अनुपात पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं 10,000 शिक्षकों पे 10,000 छात्रों पे 2700 छात्र थे, और आज वर्तमान में स्थिति बहुत ही विडंबित है। और जो शिक्षक जो वो भी बहुत वेल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हमें इसके लिए जो है शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान देने के साथ साथ जो है हमें सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, इसके साथ साथ जो हमें जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के मॉडल को अध्ययन करना होगा और उस दिशा में प्रयास करना होगा कि वो किस मॉडल के अनुरूप लेकर जा रहे हैं और वर्तमान में हमारे किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए नालंदा जैसी एक नहीं बल्कि कई विश्वविद्यालय की आवश्यकता है और इस दिशा में अतिशीघ्र प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हम सब ने ये भी नई शिक्षा नीति आया था, अब सभी को पता होगा कि विश्व के कई देश है जो GDP का जो है 6% से भी ऊपर जो है शिक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं। और कई सारा जो रिपोर्ट हमारे साथ जो समिति गठित है उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें इतना कम से कम डेवलपमेंट करना है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में उतना नहीं किया जाता है खर्च GDP का एक बहुत, तो ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इस स्थिति पर अगर देखा जाए तो इस स्थिति के आधार पर शिक्षा के जो है अपने गौरवशाली अतिथि को नहीं पा सकते। वहीं बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो शिक्षा में दी जाती है स्कूलों में, वहाँ पे शिक्षा को छोड़कर सभी चीज़ें दी जाती है। आप सभी को देख सकते हैं स्कूल में सब कुछ दिया जाता है, वो मिड डे मील हो, सरकारी व्यवस्था, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं छात्रों को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। जो मूल शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा नहीं दी जाती है, तो ये बहुत ही बड़ी इस राह में विडंबना है। वहीं इस राह की सबसे बड़ी विडंबना है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि जो अब तक जो हमारा जो रूल है कि क्लास 10 तक के बच्चों को या 8 तक के बच्चों को 8 तक के बच्चों को फेल नहीं करना, ये सबसे बड़ी राह में रोड़ा है। क्योंकि जब बच्चा 8 तक फेल ही नहीं होगा तो ना टीचर में ये गुण रहेगा कि वो पढ़ा सके बच्चों को, और ना स्टूडेंट में, क्योंकि स्टूडेंट के मन में है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, फेल हो जाएंगे। टीचर का अगर फेल कर देंगे तो हमारा सैलरी हो जाएगा, बहुत तरीके के हमारे ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो वो फेल नहीं करते। इस स्थिति में शिक्षक भी जो है क्या करता है, वो शिक्षा देने से वंचित रह जाता है और छात्र जो है उस प्रकार का लाभ नहीं होता। और इसका परिणाम क्या होता है कि 10th में हम लोग बोर्ड ले लेते हैं और उस बोर्ड में क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है कि हमको फर्स्ट करना है। तो ये कैसे हो सकता है, जब बेसिक्स ही आपका कमज़ोर हो गया, फंडामेंटल ही कमज़ोर हो गया, तो ये आखिर कैसे हम आगे सुधार सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो है मूल शिक्षा जो है इंपॉर्टेंट शिक्षा देने पे बात पे, शिक्षा की अन्य सुविधाएं को अगर कम भी कर दिया जाए तो वो चल जाएगा, लेकिन मूल शिक्षा जो जरूरी शिक्षा उसे देने की आवश्यकता है, तभी हम अपने गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में आपके पास अब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होंगे और निश्चित ही इससे प्रश्न आएंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते, बताया जा रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। पहला ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, चौथा ऑप्शन अली मर्दन खिलजी और पांचवा इनमें से कोई एक से। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको इस प्रश्न के आंसर मिल गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक था और इसका प्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो हसन निजामी के तबकाते नासरी में मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ये इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त और है ऑप्शन इनमें से कोई एक से अधिक। अब तक आपका भी इस प्रश्न का आंसर मिले, क्योंकि इसके संस्थापक है कुमारगुप्त और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर के बारे में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को किया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 17 देशों के लोग शामिल थे, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस के साथ ही इसे क्यों, इसके गौरवशाली अतीत के बारे में तथा भारत अपने गौरवशाली अतीत को शिक्षा क्षेत्र में कैसे प्राप्त कर सकता है उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। यह टॉपिक ना सिर्फ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, मेंस और इंटरव्यू और इससे सभी दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप BPSC या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।